जैन साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे जी, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम लोग एसी फंडामेंटल पढ़ रहे थे और एसी फंडामेंटल का आपका लगभग चैप्टर खत्म हो गया। केवल उसमें एक क्लास आपका बाकी है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ठीक है। और उससे संबंधित कुछ मिसलेनियस टॉपिक। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन में आपका क्वेश्चन का 2 क्लास हम ले चुके हैं आपको, एसी फंडामेंटल का डे 1 डे 2, और ये डे 3 क्लास यानी क्लास 3 होगा आपका। 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे, आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जुड़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 31 से बनाएंगे। देखते हैं क्या आप लोग पढ़े हैं इतना दिन में, क्या सीखे हैं। उसको क्या आवाज कर रहा है जी? 31 से हम लोग बनाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग देख चुके थे। यदि किसी ऐसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच फेज का अंतर आपका 90 डिग्री है तो शक्ति होगी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आप पता होगा शक्ति का फॉर्मूला, एसी में हम लोग पढ़ते हैं P बराबर क्या जी, VI cos फाई। ठीक है, तो VI cos फाई का यानी फेज डिफरेंस, मतलब ये क्या दिया है, फाई दिया है जी। फाई कितना दिया है, 90 डिग्री। और जानते हैं कि cos 90 होता क्या है, 0। तो ये 0 यानी कितना हो जाएगा जी, 0 वाट। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री होगा तो पावर जो होगा आपका क्या होगा जी, 0 होगा। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखेंगे, और ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, और यह बुक में आपको अच्छे से हर एक चैप्टर में 300-400 के अप्रॉक्स क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, तो 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होता है? तो आवृत्ति मतलब आप लोग जानते होंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबको अच्छे से हम बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, आवृत्ति होता क्या है। वैसे यदि आपको कभी फ्रीक्वेंसी का परिभाषा पूछ दे तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड क्या जी, फ्रीक्वेंसी। यानी प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को, प्रति सेकेंड साइकिलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जी, आवृत्ति कहते हैं। फॉर्मूला होता है आवृत्ति बराबर क्या होता है जी, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ CY साइकिल बट्टे में क्या जी, टाइम। और टाइम होगा किसमें, सेकेंड में। नंबर ऑफ साइकिल मतलब होता है चक्र। ठीक है, चक्र की संख्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी, चक्र। ठीक है, चक्र होता क्या है, साइकिल होता क्या है, यदि कोई ग्राफ जिस बिंदु से स्टार्ट होता है पुनः उसी बिंदु पर यदि पहुंच जाता है तो हम लोग उसी को ही बोलते हैं क्या जी, एक साइकिल। और एसी में साइकिल आपको हम बताए हैं कि साइकिल होता क्या है, टाइम पीरियड होता क्या है। यदि ये कोई एसी का ग्राफ है, ठीक है, तो साइकिल यहाँ इसका कहाँ कंप्लीट होता है वो हम लोग देखते हैं। यानी ये 0 से स्टार्ट होता है, यह ग्राफ चलते 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 जहां से चला था पुनः उसी जगह पर पहुंच गया, तो यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलते हैं जी, साइकिल, वन साइकिल, एक साइकिल है। तो आवृत्ति का यही होता है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, आवृत्ति बोलते हैं। क्लियर? तो यही क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होगा। दूसरा सेंटेंस क्या आया है क्वेश्चन में जी, आवर्तकाल। आवर्तकाल का आपका जो होता है इंग्लिश क्या जी, टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मतलब क्या जी, टाइम पीरियड।
तो टाइम पीरियड का बात करेंगे टी, तो टाइम पीरियड होता क्या है, तो एक साइकिल पूरा होने में जितना समय लगता है, जैसे अभी हम ये जो ग्राफ ड्रॉ किए थे, ठीक है, ये साइन का प्योर साइन वेव एसी का ये ग्राफ है आपका, ठीक है, तो यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ था, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है जी 2 पाई, ये कितना हो जाता है जी पाई, तो यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होने में, यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी आवर्तकाल। डिफिनीशन यदि पूछे तो क्या होता है जी आवर्तकाल। तो इस तरीका से यदि आवर्तकाल का आपका यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि एक टाइम है वह। चलिए, तो ये सब आपको हम बता चुके हैं क्लास में, अच्छे से वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। तो अब यहां हम लोग को समझना है कि फ्रीक्वेंसी भी, आवृत्ति भी जान गए, आवर्तकाल भी जान गए, और इस दोनों के बीच एक संबंध होता है, एक फॉर्मूला होता है आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी के बीच। जो संबंध होता है वह संबंध यह होता है कि आवर्तकाल टी बराबर 1/f, यानी आवृत्ति के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं जी आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति के व्युत्क्रम को, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्या जी टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्या जी टाइम पीरियड। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या F इजकल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का फिर आपको फॉर्मूला यदि ध्यान में रखना हो ऐसे ध्यान में रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं जी आवृत्ति कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आवृत्ति क्या होता है यह जानकारी होना चाहिए, आवर्तकाल क्या होता है यह जानकारी होना चाहिए, तब तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, यह सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। अब ये सारा चीज हम लोग जान गए। देखिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का, ऑप्शन में निम्नलिखित मतलब यह ऑप्शन है, एक ऑप्शन बी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये 4 गो ऑप्शन है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति, तो ये सब हर्ज में सब आवृत्ति है, 1 हर्ज, 10 हर्ज, 1 किलो हर्ज, 100 किलो हर्ज, ये सब क्या जी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। किस आवृत्ति का आवर्तकाल सबसे लंबा होगा, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आवर्तकाल। चलिए, अब ये सब आपको पता हो गया। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जी आवर्तकाल किसका सबसे लंबा होगा, सबसे लंबा मतलब सबसे अधिक, 1/f। अब खुद कहिए, हमें आवर्तकाल अधिक चाहिए, हमें आवर्तकाल क्या चाहिए, ये टाइम पीरियड हमें अधिक चाहिए। तो टाइम पीरियड अधिक के लिए पूछ रहा है किसका आवर्तकाल सबसे लंबा होता है, यानी आवर्तकाल किसका सबसे बड़ा लंबा होता है वो पूछ रहा है हमें। तो आवर्तकाल हमें अधिक चाहिए, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिएगा, सबसे कम होगा। जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना ही आवर्तकाल क्या होगा जी अधिक होगा। तो बताइए, सबसे इस चारों ऑप्शन में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है जी, ए का है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। इसमें आप कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम नहीं विश्वास होता है तो आप ए ऑप्शन को देख लीजिए, 1/में 1 कितना होगा, 1 होगा। क्लियर, टी बराबर पहला ऑप्शन का बात करते हैं तो 1, अब फ्रीक्वेंसी है कितना ये जी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। अब बी ऑप्शन का बात करते हैं, तो टी बराबर 1/में बी ऑप्शन कितना जी 10, तो 1 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0. तो 1 से तो 1.1 छोटा हो गया, हमें पूछ रहा ऑप्शन में बड़ा, तो बड़ा केवल कौन है, ऑप्शन ए है। और इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, इसमें 100,000 से भाग देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, हमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझ करके बनाइए, बहुत आसान हो जाएगा। पूछता है श्रेणी आरएल परिपथ, बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं श्रेणी आरएल परिपथ क्या होता है, क्लियर। पूछ रहा है श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टता धारा से आगे होता है, तरीका क्या है इसके लिए, आपको याद रखना है क्या जी सिविल, क्या जी सिविल। आपको ये फार्मूला ट्रिक क्या है हमेशा याद रखना है क्या जी सिविल। तो सी में देखो, सी फॉर क्या जी कैपेसिटर, और एल फॉर क्या जी इंडक्टर, जिसे हमें प्रेरक, प्रेरक कहते हैं हिंदी में क्या जी
प्रेरक, और इसको क्या कहते हैं जी, संधारित्र। ये कहते हैं। और ये आई का मतलब क्या समझेंगे, करंट। आई, ये दोनों आई का मतलब क्या समझेंगे जी, करंट, विद्युत धारा। तो दो होता है, दो, एक वोल्टेज और करंट। हमें जानकारी यदि मिल जाएगा करंट के बारे में, पूछता है यही कि करंट आगे होता है कि वोल्टेज आगे होता है, दोनों के बीच फेज अंतर क्या होता है। तो ये अभी हम शुद्ध का बात कर रहे हैं, ये जो आपको सिविल लिखे है ना, प्योर एल या प्योर सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी में क्या है जी, आपका आई आगे है। सी में क्या है, यहां से हम लोग चलेंगे इधर से इधर की ओर, ऐसे यदि हम लोग चलेंगे तो सी में आई क्या है जी, आगे है। आई आगे है, आई आगे है, तो क्या हो जाएगा, सी में आई लीडिंग होगा। आगे मतलब लीडिंग। आगे को हम लोग टेक्निकली भाषा में यहां पर एसी फंडामेंटल में क्या बोलेंगे जी, लीडिंग। और पीछे को टेक्निकल भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे जी, लैगिंग। लैग कर रहा है, पीछे है, लीड कर रहा है मतलब आगे है। और इंडक्टर में करंट क्या होता है जी, पीछे होता है। एल में आई पीछे है, इसीलिए करंट क्या होगा, लैगिंग होगा। हाँ, इसमें होता है कितने से आगे पीछे, तो ध्यान में रखना 90 डिग्री से। इसमें भी 90 डिग्री से, ये प्योर का बात कर रहे हैं, ये शुद्ध है। चलिए, अब हमें पूछ रहा है आरएल श्रेणी, तो श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टेज धारा से आगे चलती है। वोल्टेज धारा से आगे चलती है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या सही में स्टेटमेंट सही लिखा है कि नहीं। क्या श्रेणी आरएल परिपथ में, देखो तो आर का तुम टेंशन छोड़ दो। कारण क्यों, आर में ना आगे होता है ना पीछे होता है, साथ साथ चलता है। आर में ना आगे होता है ना पीछे होता है, साथ साथ चलता है। यदि समस्या है तो इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो है ना तरीका से याद रखो। क्लियर। करंट को मान लो क्या जी, करंट आई को मानो क्या जी, बॉयफ्रेंड। और वोल्टेज को मान लो क्या जी, जीएफ, गर्लफ्रेंड। ठीक है। तो प्रतिरोध में जो होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों साथ ही चलता है, वो एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ता है। और जो साथ नहीं छोड़ता है ना, वो क्या होता है जी, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। यही कारण है कि रेसिस्टर में यानी जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है जी, यूनिटी होता है। और सबसे अच्छा पावर उसमें मिलता है, और सबसे अच्छा पावर फैक्टर उसको माना जाता है किसमें जी, प्रतिरोध में। कारण क्यों, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को एक साथ हाथ में हाथ जोड़ के चलता है। ठीक है। उसको कोई घर वाला, चाहे बॉयज के घर वाला हो चाहे गर्ल का घर वाला हो, उसको बंधन नहीं तोड़ सकता है। वो दोनों साथ साथ चलता है तो स्ट्रांग हो जाता है, शक्ति अधिक हो जाती है दोनों को, इसीलिए पावर फैक्टर गुड हो जाता है, और उससे पावर यानी शक्ति अधिक मिलती है। जिसका फेज क्या हो जी, सेम हो, जो साथ साथ चलता हो। लेकिन इंडक्टर में क्या होता है जी, इंडक्टर में एल में आई पीछे है, मतलब बॉयफ्रेंड क्या हो जाता है जी, पीछे हो जाता है। यहां जो है बॉयफ्रेंड आपका, ठीक है, करेंट इंडक्टर में क्या हो जाता है जी, पीछे हो जाता है। जब बॉयफ्रेंड पीछे हो जाता है तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, बॉयफ्रेंड आगे रहेगा तो सही रहेगा, बॉयफ्रेंड पीछे चलेगा तो क्या कहेगा जी, जोरू का गुलाम है। आपको संसार वाले यानी दुनिया वाले आपको निगेटिव वे में देखेंगे। और यदि बॉयफ्रेंड आगे है तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे, चलो अच्छा है। कोई दूसरा भी इस तरीका से सोच सकता है कि गर्लफ्रेंड को हमेशा पीछे रखता है, वैल्यू नहीं देता है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है जी, साथ साथ वाला। तो ध्यान में रखेंगे, यहां से पावर फैक्टर यदि आपको समझने का बात आए, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यदि हाथ जोड़ के चलता है यानी वोल्टेज करंट साथ साथ चलता है तो बहुत अच्छा पावर फैक्टर है। और बॉयफ्रेंड यदि आगे चल रहा है तो भी ठीक है जी, अच्छा है, लीडिंग है। लेकिन यदि आपका गर्लफ्रेंड सॉरी बॉयफ्रेंड यदि आपका पीछे चल रहा है तो करंट यानी पीछे है, यानी पावर फैक्टर क्या जी, लैगिंग है, वो खराब पावर है। क्लियर। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो गया। तो क्वेश्चन में आपका आरएल है, तो आर में तो चलता है साथ साथ, तो उसका टेंशन छोड़ दो। जब ये एल घुस गया है, तो एल घुस गया है तो
क्या है, एल में करंट पीछे है, मतलब बॉयफ्रेंड क्या जी पीछे है, क्या बॉयफ्रेंड पीछे है। तो हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि परिपथ में वोल्टेज धारा से आगे है, यानी करंट पीछे है, तो मतलब क्या है, वोल्टेज आगे है। एल में ऐसे समझो, बॉयफ्रेंड और वोल्टेज क्या है जी, गर्लफ्रेंड है। हमें अभी जस्ट सिविल से क्या होता है, एल में आई पीछे है, मतलब बॉयफ्रेंड आगे है। जब बॉयफ्रेंड आगे है तो गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगा, सॉरी पीछे है यहाँ, क्या बोलते हैं, करंट। करंट क्या है जी, पीछे है, तो करंट पीछे मतलब बॉयफ्रेंड क्या जी पीछे है। जब बॉयफ्रेंड पीछे है तो गर्लफ्रेंड क्या है, आगे है, यानी गर्लफ्रेंड आगे इन द सेंस वोल्टेज क्या जी आगे। और क्वेश्चन में भी तो वही कर रहा है कि श्रेणी आरएल परिपथ में वोल्टेज धारा से डॉट डॉट आगे चलती है। तो जब प्योर रहता, केवल इंडक्टर रहता, यदि यहाँ पे आर नहीं रहता, तब कितना से आगे रहता जी, 90 से आगे रहता। लेकिन क्वेश्चन में तो आर भी लगा दिया है, मतलब ये प्योर नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया है। तो मिला दिया है तो कितना से जी, तो 90 से तो होगा नहीं, हमेशा 90 से क्या होगा, जब प्योर रहेगा शुद्ध रहेगा तब 90 डिग्री से, और जब उसमें कुछ मिला दे, एल में आर मिला दे 90 से कम, सी में आर मिला दे 90 से कम, ये ध्यान में रखेंगे। तो कितना से वोल्टेज आगे रहेगा, 0 से 90 के बीच में, तो बी इज द क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसको यदि टेक्निकली भाषा में कोई प्रूफ करना चाहेंगे फेजर डायग्राम से, तो फेजर डायग्राम से हम लोग यदि प्रूफ करना चाहेंगे, तो आपका श्रेणी ये आर है और ये क्या है जी, एल परिपथ ले लेते हैं, ये आर और ये क्या जी, एल। चलिए श्रेणी आर एल परिपथ है, सप्लाई वोल्टेज कुछ आप दे दीजिए, यहां से करंट जा रहा है, इसमें भी है, इसमें क्या है जी, भी है, क्लियर। अब कहिए इसका यदि हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो चूंकि करंट सभी में क्या जी समान होगा, करंट सभी में क्या होगा जी, समान होगा, यानी सीरीज में करंट क्या रहता है जी, सेम होता है। तो एक्स एक्स पे हम इसको ले लेते हैं आई। चलिए यहां से चलना स्टार्ट किए, इसको हम बोलते हैं वी आर और इसको बोलते हैं क्या जी, वी एल। क्यों, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब यहां से चलना स्टार्ट किए, प्रतिरोध में आपको प्रतिरोध में बताएं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ साथ चलता है। तो जिस रेखा पे चल रहा है बॉयफ्रेंड करंट, उसी रेखा पर वोल्टेज भी चलेगा, गर्लफ्रेंड भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, वी आर। जब आगे गए तो क्या मिला, इंडक्टर। जब इंडक्टर मिला तो हम लोग जानते हैं सिविल के तरीका से, प्योर में, प्योर वाले में सिविल के तरीका से एल के पीछे क्या जी, आई है, ठीक है, मतलब करंट लैग करेगा, यानी वोल्टेज क्या करेगा जी, लीड करेगा। तो वोल्टेज हमेशा चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वोल्टेज क्या करेगा, इस पे लीड करेगा, ये क्या हो जाएगा जी, वी एल, ये क्या हो जाएगा जी, वी एल, क्लियर। अब इस दोनों को मिलाने से क्या बनेगा जी, रिजल्टेंट वोल्टेज भी। अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस V और I के बीच में, इस V और I के बीच में कितना फेज एंगल है, कितना। तो वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर एंगल बोला जाता है। क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है, आरएल श्रेणी परिपथ में वोल्टता धारा से, इसको बोलते हैं वोल्टेज और इसको बोलते हैं क्या जी, धारा, ये पूछा गया हमें क्वेश्चन में। तो एक्चुअल यदि अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट वाले के, तो ये तो आई आपका था पहले से, और इस पे ऐसा क्या है जी, ये भी है, ये आई है और ये भी है। देखो ये जो है अभी, ये है श्रेणी आरएल परिपथ का रिजल्टेंट, और ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं ना, ये अलग अलग से निकाल करके रिजल्टेंट किए हैं, एक बार रेसिस्टर का लिए, एक बार इंडक्टर का लिए, तब रिजल्टेंट निकाले। तो ये जो कोण है, ये कोण क्या है जी, 90 डिग्री से कम है, 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण है यह। तो इसीलिए ऑप्शन क्या था जी, 0 और 90 डिग्री का बीच का कोण, साथ में वोल्टेज आगे है। यदि एक्स अक्ष पे यदि करंट है
तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वोल्टेज क्या है, आगे है। और क्वेश्चन भी क्या कहता है, आरएल श्रेणी परिपथ में वोल्ट का धारा से आगे है, कितना से, 0 और 90 के बीच में। जिसको बहुत अच्छा से समझना है तो उसके लिए ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हैं, उस हिसाब से समझिए। नहीं तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तरीका ध्यान में रखना है, कुछ भी रहे। यहाँ पे यदि आरसी हो जाता, ये क्या हो जाता जी, आरसी हो जाता, जानते हो आंसर होगा यही 0 से 90 के बीच में। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी चूंकि आरसी है तो इसमें धारा आगे होता है, इसमें धारा क्या दादी आगे होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि वोल्टेज आगे है, तो यहाँ पे हो जाएगा धारा और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, वोल्टेज, बस हो जाएगा। आरसी रहे आरएल रहे, फेज अंतर हमेशा 0 और 90 के बीच में, और यदि शुद्ध आर रहे तो फेज डिफरेंस कितना जी, 0। यदि शुद्ध एल रहे तो फेज कितना जी, 90 डिग्री। यदि शुद्ध सी रहे तो फेज कितना जी, 90 डिग्री। यानी एल और सी शुद्ध में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, यानी वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का अंतर। और यदि शुद्ध आर रहे तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना का अंतर, 0 डिग्री का अंतर, क्योंकि शुद्ध आर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ साथ चलता है, ठीक है। शुद्ध एल में धारा आपका पीछे होता है, यानी वोल्टेज आगे। शुद्ध एल में बॉयफ्रेंड आपका पीछे चलता है, मतलब धारा पीछे चलता है, ठीक है। और शुद्ध सी में आपका बॉयफ्रेंड आगे चलता है, मतलब क्या जी, धारा आगे चलता है, मींस वोल्टेज पीछे रहता है, कितना से, 90 डिग्री से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, देखो रेंज होता है 0 से 90 के बीच में, ये 360 वाला और 180 वाला तो कभी आंसर नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट है आरसी श्रेणी परिपथ में, आ ही तो गया जी, वही क्वेश्चन आ गया जी। अब सेम क्वेश्चन जिसका भी चर्चा कर रहे थे, आरसी श्रेणी परिपथ, अब इस बार क्या दे दिया, आर दे दिया और सी दे दिया। हम आपको बताए हैं आंसर तो होगा 0 से 90 के ही बीच में, तो इसको आंख मूंद के 90 तो होगा नहीं, 90 होता यदि यदि आर नहीं रहता तब आंसर क्या आता, सी। यदि आर आ गया तो आंसर क्या होगा, 0 और 90 के बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये क्वेश्चन तुम पढ़ते रहो, छोड़ दो, क्वेश्चन पढ़ो भी मत। अब क्वेश्चन यदि वोल्टेज धारा उल्टा पुल्टा किया तो क्वेश्चन गलती किया है, ध्यान रखना। यदि ये आगे पीछे, हम आपको क्या बताए हैं, सी में करंट आगे होता है, बॉयफ्रेंड आगे होता है, मतलब धारा आगे होता है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है धारा आगे है, देखिए तो आरसी श्रेणी परिपथ में वोल्टेज धारा से पीछे है, वोल्टेज धारा से पीछे है, मतलब करंट क्या है, आगे है, मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही है, आंसर तो 0 से 90 के बीच में होगा। आंख बांध करके, मतलब बंद करके ये गांठ बांध लीजिए कि यदि आरसी आ जाए और आरएल आ जाए तो आंसर होगा 0 से 90 के बीच में। यदि शुद्ध आर रहे तो 0, शुद्ध एल रहे तो 90 डिग्री, शुद्ध सी भी रहे तो भी 90 डिग्री। क्लियर। फिर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे क्या, इसका फेजर डायग्राम कैसे हो जाएगा पता है, ये आर शुद्ध और ये शुद्ध सी अलग अलग अभी है, ये श्रेणी परिपथ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ये आर है और ये सी है। इसमें हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे दिए हैं, कुछ एसी है तो एसी पढ़ रहे हैं तो भी दे दिए हैं। करंट इसमें सेम होता है, इसलिए एक्स अक्ष पे हम लोग क्या लेंगे जी, करंट लेंगे। फेजर डायग्राम बनाना बहुत आसान है, चलिए ठीक है। कहीं से चलना, यहाँ एक करंट दे दिए, यानी सभी के लिए करंट एक्स अक्ष पे। पहले आर मिला तो आर में वोल्टेज करंट यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ साथ चलता है, तो इसी पे क्या हो जाएगा, अरे समय ज्यादा लगा ऐसे करके बताएंगे तो, इसी पे क्या हो जाएगा जी, वी आर हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, इसमें वोल्टेज अक्रॉस सी। अब यहाँ पे पहुंचे तो ये वोल्टेज करंट देखो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों एक के साथ चल रहा है। हाँ कोई कहेगा सर इसका लाठी बड़ा कर दिए, इसका लाठी छोटा कर दिए, उससे मतलब है नहीं, ठीक है। यह परिमाण को बताता है कि लाठी बड़ा कर दिए तो करंट का परिमाण ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल, यदि इसमें करंट आपका 10 एम्पियर है और इसमें वोल्टेज यदि 5 वोल्ट है तो करंट का लाठी बड़ा होगा और प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज लाठी छोटा किए, ये परिणाम मैग्नीट्यूड बता रहा है लाठी, छोड़ो। क्लियर। आए कैपेसिटर में, तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में करंट क्या होता है, आगे होता है, यानी बॉयफ्रेंड आगे होता है, सी में सिविल वाला तरीका से जी, ठीक है, सी में आई आगे होता है, तो आई को आगे रखना है मतलब वोल्टेज पीछे रखेगा,
आई आगे मतलब वोल्टेज क्या पीछे, एंटी क्लॉक में चलते हैं, इसका मतलब कि इसमें जो वोल्टेज होगा VC ये क्या होगा, नीचे होगा, पीछे होगा, तब ना एंटी क्लॉकवाइज में आई आगे होगा जी। और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यह क्या होगा जी, ये V होगा। ठीक है, इसमें क्या देखे, वोल्टेज पीछे हुआ, अब इसमें से यहां से आई निकाल लो, यहां से V निकाल लो, तो यहां से गया I और यहां से आया V, तो आई क्या है, आगे है, V पीछे है, वो क्वेश्चन तो कह रहा है 0 से 90 के बीच। ये यदि पूरा सीधा रहता तो 90 होता, लेकिन ये क्या है, 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे दो ही क्वेश्चन में कितना समय दे दिए जी, तो कैसे होगा, इसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा ऐसे। एलसी परिपथ का परिणामी प्रतिबाधा, देखो परिणामी प्रतिबाधा का इंग्लिश समझिए पहले, प्रतिबाधा है क्या, ये सब अच्छे से बता चुके हैं जी। प्रतिबाधा मतलब क्या जी, इंपीडेंस, इंपीडेंस। तो इसका बहुत आसान तरीका है, कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे वो देखो। हम लोग जानते हैं RLC, RLC यदि सीरीज में हो, RLC, ये R है, ये XL है, और ये क्या है जी, XC है, ये यदि सीरीज में हो तो इसका जो परिणामी यानी रिजल्टेंट इंपीडेंस होता है क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है, हम लोग जानते हैं पहले से, क्लियर है। हमें इस बार इसमें से यानी इसको ऐसे मान लो, RLC इजकल टू क्या जी, 0, ऐसे तो मान सकते हैं ना जी, RLC बट R इजकल टू क्या है जी, 0 है, तो R इजकल टू 0 इसमें पुट कर दो। हमें केवल LC के बारे में पूछ रहा है, हमें केवल किसके बारे में पूछ रहा है, LC के बारे में, तो Z बराबर क्या है, 0 प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो आया कितना जी, XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये स्क्वायर है तो रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा, XL माइनस XC, किसमें XL माइनस XC, सी इज द राइट आंसर, सी इज द क्या जी, राइट आंसर। इससे देखो मेन फार्मूला को ध्यान में रखते हैं, इसमें से जिसको गायब कर देगा वो हटा देंगे। वैसे सबका हम अलग अलग जब क्लास लिए हैं तो सबका अलग अलग प्रूफ किए हैं, फार्मूला कैसे आया नहीं आया ये सब देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जस्ट इसी का चर्चा किए थे ना जी, श्रेणी RLC परिपथ का प्रतिबाधा इंपीडेंस क्या होता है जी, अभी जस्ट लिखे थे Z बराबर क्या, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, किस ऑप्शन में है जी, R² XL माइनस XC का स्क्वायर, ये प्लस वाला है खत्म है, वैसे डायरेक्ट ये ऑप्शन सी में है, लेकिन और चेक कर लेते हैं, R² ये माइनस, देखो ये अलग अलग स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। बट आपको ऑप्शन में कभी कभी घुमा देता है, इसी में दो को ऑप्शन दे देता है ना, एक को दे देता है लीडिंग, एक को दे देता है लैगिंग, ठीक है ना, इसी में आपको ऐसा ऑप्शन दे देता, ये ऑप्शन सी है, इसी में आपको चेंज कर देता, अब ऑप्शन डी दे रहे हैं आपको, ये ऑप्शन डी, इसके जगह पे आपका ये है, इसको दे रहे हैं लैगिंग। पूछा हुआ क्वेश्चन रेलवे का, और यहां दे दिया आपका लीडिंग, ये ऑप्शन है, यानी आपको सी ऑप्शन हटा दिए हैं, डी ऑप्शन हटा दिए हैं, इसके जगह पर ठीक है, ये कहा ऐसा हुआ जी, जब सब कुछ सही है तो चार्जिंग काहे नहीं हो रहा है। अब आपको बताना है सी और डी में से बताइए क्या होगा।
चलिए तो बताइए तो। तो मामला फंस गया। सर इसमें भी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, इसमें भी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। अब लीडिंग लैगिंग है, तो ये आपको हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं। यदि एक्सएल माइनस एक्सी है तो बड़ा घटाते हमेशा क्या, बड़ा में से छोटा। इसका मतलब एक्सएल क्या है जी, बड़ा है। एक्सएल ग्रेटर देन क्या है जी, एक्सी है। जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो आंसर कौन देते हैं, बड़ा वाला। तो एक्सएल में लैगिंग होता है, तो ये किसके लिए होता है जी, लैगिंग के लिए। और एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तब ये किसके लिए जी, लीडिंग के लिए। तो इसमें देखो तो, इसमें एक्सएल बड़ा है, लिखा हुआ है लीडिंग, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ही होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन घुमा दे तब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे में। नेक्स्ट। अरे ऐसे बताएंगे तो बहुत कम क्वेश्चन बनेगा, कैसे हो पाएगा। चलिए देखते हैं। वह आवृत्ति जिस पर एक्सएल बराबर एक्सी होता है कहलाती है। देखो कंडीशन क्या है, रिजोनेंस का, अनुनाद का, समझ लो। सबसे पहली बात, रिजोनेंस होने के लिए, अनुनाद होने के लिए एक्सएल और एक्सी होना अनिवार्य है, चाहे वो श्रेणी हो या फिर समानांतर हो, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। यदि आपको रिजोनेंस करवाना है तो, अब रिजोनेंस क्या होता है तो यही बताने लगेंगे तो फिर समय चला जाएगा। आप लोग इतना ही जानिए, एसी में जो रिजोनेंस होता है उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्सएल बराबर क्या होगा जी, एक्सी, सीरीज के लिए। तो ये सीरीज का ही दिया गया है, एक्सएल बराबर एक्सी है। तो एट रिजोनेंस मतलब क्या होता है जी, रिजोनेंस का हिंदी होता है अनुनाद। एट रिजोनेंस में कंडीशन क्या है जी, एक्सएल इजकल टू एक्सी। एक्सएल इजकल टू क्या जी, एक्सी, पहला कंडीशन है, एक्सएल और एक्सी होना अनिवार्य है। दूसरा है एक्सएल इजकल टू एक्सी होना चाहिए। तो कहता है प्राकृतिक आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वह कैसा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, तो वह फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है जी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी, मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश क्या है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कभी कभी डिनोट करते हैं एफ आर से, कभी क्या जी, एफ नॉट से। तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है। कंडीशन क्या होता है जी, एक्सएल इजकल टू एक्सी। हम लोग एक्सएल इजकल टू जानते हैं क्या जी, ओमेगा एल, और एक्सी इजकल टू क्या जानते हैं, 1/ओमेगा सी। यहाँ लाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और 1 बाई क्या जी, एल सी। मैथ के नियम से आगे पीछे कर दिए हैं, क्लियर है। तो ओमेगा इजकल टू उधर ले जाएंगे स्क्वायर को, तो ये अंडर रूट आ जाएगा 1/LC। ठीक है, फिर ओमेगा इजकल टू, आप हटाइए इसको, तो 1/अंडर रूट क्या जी, LC। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखे, ओमेगा इजकल टू क्या आया, 1/अंडर रूट LC। ओमेगा इजकल टू होता क्या है, 2πf। ठीक है, चूंकि रिजोनेंस है तो यहाँ पे आर लगा दिए, 1/अंडर रूट क्या जी, LC। तो इस तरह से जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया, 1/2π अंडर रूट LC। तो इसी फ्रीक्वेंसी का क्या नाम है जी, अनुनादी फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो ये फॉर्मूला आता है, और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। आप जानते हो क्वेश्चन कैसे घुमा करके पूछ दिया क्या, बताइए, 1/अंडर रूट LC, अंडर रूट LC का यूनिट। बड़ा समस्या है, पूछ दिया 1/अंडर रूट LC का यूनिट क्या है। जिसके पास दिमाग है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत जल्दी से बना लेगा। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर, अभी जस्ट हम फार्मूला लिखे हैं, 2π अंडर रूट क्या जी, LC। देखो 2π का मात्रक होता है नहीं, 2π एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का मात्रक आप जानते हैं 3.14, यानी ये दो भी एक कांस्टेंट संख्या है, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वही इस पूरा का यूनिट होगा। ये हर्ज होता है, क्योंकि बराबर होना चाहिए, तो ये भी क्या होता है जी, हर्ज होता है। इस कारण से इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, हर्ज हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, हर्ज हो जाएगा। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया, अब कहेगा सर तो पढ़वे नहीं किए, तो क्लास में नहीं पढ़ाया है, ये है वो है। तो जो हम क्लास लेते हैं ना, फाउंडेशन क्लास, यानी यूट्यूब पे आपका फ्री चलता है जी,
ठीक है। अब चाहेंगे कि जो पेड कोर्स है उस तरह से एकदम लाइन बाय लाइन वैसे करके, तो उस समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो फिर पेड कोर्स में और यूट्यूब के कोर्स में ज्यादा कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर पेड वाले बच्चा कहेंगे तो फिर हमें क्या फायदा पेड कोर्स लेकर के। क्लियर है। लेकिन आपको 100% कवर हो जाता है, थोड़ा सा इसमें आप मेहनत एक्स्ट्रा कीजिए, आराम से हो जाएगा। सारा डिटेल में अच्छे से बताए हैं, तो ये हर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जी, अभी जस्ट यही चीज पढ़े हैं हम लोग। अनुनादी आवृत्ति यानी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जस्ट लिखे थे ना जी, क्या एफ आर इजकल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। देखिए तो किस ऑप्शन में है, कहा है जी, किस ऑप्शन में है जी। हम लोग बेवकूफ है, क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। अरे सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एक का होगा। क्या हाल है जी। एम के सिंह, जीतन बौड़ी यादव, स्टूडेंट्स आगे पीछे होता है, मनीष प्रसाद सिंह। अड़तीस है, श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद अवस्था में अपघात, देखो अपघात प्रतिघात को ही यहां अपघात बोला है। ठीक है, इंपिडेंस होता है और धारा होती है। कहने का मतलब यह है कि आरएलसी परिपथ में अनुनाद अवस्था में, अनुनाद का मतलब क्या है, रिजोनेंस अवस्था में आपका पूछा है क्या, अपघात इंपिडेंस मतलब जेड, और क्या जी धारा आई के बारे में पूछा है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, इस क्वेश्चन सबको आप रट नहीं सकते हैं, और ऐसी फंडामेंटल टोटली मैथ है। ठीक है, इसको आप अच्छे से बनाएंगे तो ये टोटली क्या जी मैथ है। तो श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद अवस्था में, तो श्रेणी आर क्या क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या इंपिडेंस। तो पहले आप इंपिडेंस का फॉर्मूला लिख दीजिए श्रेणी परिपथ के लिए, क्या होता है, आर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये होता है। क्वेश्चन में कहता है अनुनाद अवस्था में, अनुनाद मतलब क्या होता है जी, रिजोनेंस। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है नहीं। रिजोनेंस, एट रिजोनेंस क्या होता है, एट रिजोनेंस क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं एक्सएल इजकल टू एक्सी। जब एक्सएल इजकल टू एक्सी हो जाएगा तो बताइए तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस जीरो, अरे एक्सएल इजकल टू एक्सी ये दोनों बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जीरो अंडर रूट। तो बताइए ये क्या जाएगा आर, यानी जेड इजकल टू क्या गया जी आर। अब आप ही बताइए, अब पता है इस जेड बराबर आर को, इसको क्या दूसरा नाम बोला जाता है, डायनामिक इंपीडेंस। डायनामिक इंपीडेंस, इसको डायनामिक इंपीडेंस भी बोला जाता है। किसको, रिजोनेंस होने पर श्रेणी आरएलसी सीरीज सर्किट का जब रिजोनेंस होता है तब इंपीडेंस जेड बराबर जो आर आता है, इसको डायनामिक इंपीडेंस भी बोलते हैं, इंपीडेंस भी बोलते हैं। क्लियर। तो जेड बराबर जो आर आया रिजोनेंस केस में, बताइए तो वो कम आया कि अधिक आया, आप खुद बता सकते हैं। सर जब रिजोनेंस नहीं था तो इंपीडेंस जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी प्रतिरोध में कुछ जुट जाता है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है। अरे भाई दिखने से लग रहा है जी बेवकूफ, ये क्या है, बड़ा है। रिजोनेंस होने के बाद ये वैल्यू दिखने में क्या दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा, तो ये वैल्यू क्या है जी, छोटा है। तो एक चीज हमें तो मालूम हो गया, एक चीज हमें मालूम हो गया, ये क्या है जी, छोटा है। ये हमें मालूम हो गया छोटा है। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या, अपघात इंपीडेंस छोटा किस में है, क्या शून्य, शून्य तो आया नहीं, जेड बराबर आर आया है, तो ये शून्य खत्म, शून्य खत्म, ये ऑप्शन खत्म। और ऐसे ही
ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अनंत, जबकि जेड बराबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक के ऑप्शन बच गया क्या, ए। तो न्यूनतम, अरे न्यूनतम, ये छोटा मतलब क्या जी, न्यूनतम, यानी एक प्रकार का ये प्रतिरोध, अरे जेड बराबर आर क्या है, प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध न्यूनतम, क्वेश्चन में धारा भी पूछ रहा है, जब प्रतिरोध न्यूनतम तो धारा क्या, अधिक। अरे जानते हैं ना जी, प्रतिरोध विद्युत धारा को विरोध करता है, अब विरोध कम हो गया तो धारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ये यदि आर यदि आपका कम है, हम लोग पहले से जानते हैं, तो विद्युत धारा क्या होगा, ज्यादा होगा। इज द राइट आंसर। न्यूनतम हो गया इंपीडेंस, अधिकतम हो गया प्रतिरोध। और जिसको रटना है वो डायरेक्ट रट लो, श्रेणी आरएल सी परिपथ में इंपीडेंस न्यूनतम होता कितना है, जेड बराबर आर होता है, इसको डायनामिक इंपीडेंस भी बोलते हैं। तो विद्युत धारा क्या होगा, अधिकतम होगा। जब जेड बराबर आर हो गया, इंपीडेंस जब आर हो गया, तो कोई बताओ श्रेणी अनुनाद परिपथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ साथ या आगे पीछे। सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो साथ साथ, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध में दोनों हाथ जोड़ के चलता है, साथ साथ चलता है, मतलब फेज डिफरेंस श्रेणी अनुनाद परिपथ में जीरो, ना वोल्टेज आगे ना करंट आगे, दोनों साथ 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 साथ। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। और जिसको दिक्कत है कि सर पावर फैक्टर इकाई कैसे होता है, जिसको ये भी दिक्कत है कि सर पावर फैक्टर इकाई कैसे होता है, तो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्या है भाई, आर बाई जेड, आर बाई जेड। और श्रेणी अनुनाद परिपथ में जेड बराबर क्या है, आर है। तो यहां पुट कर दो, तो आर पहले से जेड के जगह पर आर पुट करेगा, ये कैंसिल आउट, कट क्या आ जाएगा, वन, क्या हो जाएगा जी, इकाई हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है। पी डॉट एफ मतलब पावर फैक्टर कॉस फाइव कितना होता है जी, इकाई होता है। क्लियर। इंपिडेंस क्या होता है, न्यूनतम होता है। करंट क्या होता है, अधिकतम होता है। इंपिडेंस होता क्या है, जेड बराबर आर होता है। जेड बराबर आर को ही क्या बोलते हैं जी, डायनामिक इंपिडेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच होता कितना है जी, 0 डिग्री होता है, क्योंकि केवल आर बच गया, ना वोल्टेज आगे ना करंट आगे, दोनों साथ साथ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछ दिया है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछ दिया है, शक्ति गुणांक तो रट लो। अभी देखे थे ना जी, वो पावर फैक्टर बराबर पावर फैक्टर कॉस फाइव, अभी जस्ट क्या देखे थे, आर बाई जेड, यह एगो फॉर्मूला देखे थे। क्लियर। और आर में होता है रियल, वास्तविक। आर मतलब ध्यान में रखना, रियल वास्तविक, ऊपर में वास्तविक शक्ति और नीचे में आभासी शक्ति। दूसरा फॉर्मूला पावर फैक्टर का, ये पहला फॉर्मूला। पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति मतलब P बट्टे में क्या जी, आभासी शक्ति। ए अपरेंट पावर बोलते हैं। ए फॉर क्या जी, अपरेंट पावर। ए फॉर क्या जी, अपरेंट पावर। तो वास्तविक बट्टे में आभासी शक्ति, पावर फैक्टर। देखो तो अच्छा, इसमें दिया गया है पैसे करके, हाँ। तो वास्तविक शक्ति का जो यूनिट होता है, ये ऐसे करके दिया है। वास्तविक शक्ति का यूनिट आपको बता चुके हैं क्या था जी, वाट। और आभासी शक्ति का जो यूनिट होता है क्या जी, वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर। तो देखिए तो किसमें, किस ऑप्शन में है, वोल्ट एम्पियर। तो ऑप्शन पहले खत्म, हमको वाट चाहिए पहले। वाट से वोल्ट एम्पियर यानी बी इज द राइट आंसर। वाट से वोल्ट एम्पियर प्रतिकारी। देखो प्रतिकारी मतलब रिएक्टिव है, जो कि ये होता है नहीं। केवल क्या होता है जी, वाट से वोल्ट एम्पियर, अनुपात जो होता है वाट से वोल्ट एम्पियर, यानी वाट टू वोल्ट एम्पियर, यानी इसको ऐसे भी लिखा रहता है कहीं पे, डब्ल्यू बाई वी आई। ये भी फॉर्मूला लिखा रहता है जी, पी डॉट एफ बराबर डब्ल्यू बाई वी आई। वी आई मतलब वोल्ट एम्पियर, डब्ल्यू मतलब क्या जी, वाट। ये सारा क्या है जी, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। पावर फैक्टर का क्या जी, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है जी, जिसको पास दिमाग रहता ना,
वो निकाल लेता शक्ति। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला एसी में, वी आई कॉस फाई। कॉस फाई को ही क्या बोलते हैं, यहां से यदि कॉस फाई निकालेगा क्या आ जाएगा, P बट्टे में वी आई, और P का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, बट्टे में वी आई आ गया। यही ऑप्शन में था, वाट बट्टे में वी आई, वाट बट्टे में क्या जी, वी आई। अरे एसी के लिए पावर का फॉर्मूला, सिंगल फेज के लिए पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, एक्चुअली होता है यही फॉर्मूला। डीसी में कॉस फाई का मान इकाई होता है, इसीलिए P बराबर वी आई। नेक्स्ट, इतना धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएंगे तब तो हो गया। किसी प्रेरकीय इंडक्टिव परिपथ के शक्ति गुणांक को डॉट डॉट में संधारित संयोजित करके सुधारा जा सकता है। अब बात आ गया क्या, बात यह आ गया कि किसी प्रेरकीय, प्रेरकीय मतलब क्या है, इंडक्टर, परिपथ के शक्ति गुणांक मतलब एक जो परिपथ है ना जी, उसमें इंडक्टर लगा हुआ है, और इंडक्टर में हमको पता है कि बॉयफ्रेंड पीछे पीछे चलता है, मतलब करंट लैगिंग होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रेरकीय इंडक्टिव परिपथ के शक्ति गुणांक को, उसका जो पावर फैक्टर होता है उसको क्या कर दिया जाए, में, अच्छा ये तो बता भी दिया है कि में संधारित्र संयोजित करके सुधारा जा सकता है। कहा कि इंडक्टर जो है, इस इंडक्टर में करंट पीछे होता है, मतलब लैगिंग होता है करंट, यानी बॉयफ्रेंड पीछे पीछे चलता है। तो कहा जो बॉयफ्रेंड पीछे चलता है उसको सुधारा जा सकता है, क्या चीज से, तो कहा संधारित्र से। क्या चीज से सुधारा जा सकता है जी, संधारित्र से, संधारित्र को संयोजित करके सुधारा जा सकता है। यानी बॉयफ्रेंड जो पीछे चल रहा था, बॉयफ्रेंड को आगे किया जा सकता है। कहा कौन आगे करेगा, कहा संधारित्र लगा दो तो क्या करेगा जी, आगे कर देगा। तो कहा कैसे लगाएंगे संधारित्र, तो ध्यान में रखना कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर को किस में जोड़ा जाता है जी, प्रेरकीय सर्किट में समानांतर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है जी, समानांतर में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है जी, समांतर में जोड़ा जाता है। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को लगाया जाता है, और किसमें लगाया जाता है जी, समानांतर क्रम में लगाया जाता है कैपेसिटर को। देखो कहा क्या, ये इंडक्टर है, ये क्या करता है ना, पावर फैक्टर को कम कर देता है, घटा देता है। क्लियर, यानी बॉयफ्रेंड को क्या कर दिया, पीछे कर दिया। भाई हमें बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को साथ रखना है, तो इसमें बॉयफ्रेंड मतलब करंट क्या होता है जी, पीछे होता है। अरे भाई यदि करंट पीछे होता है तो करंट को आगे करने के लिए क्या करेंगे, जो करंट को आगे करता है उसी से ना इसको आगे करेंगे, कि पीछे ही वाला से पीछे करेंगे, आगे वाला से ही आगे करेंगे। तो आगे होता है किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में बॉयफ्रेंड क्या होता है, बीएफ आई क्या होता है, आगे होता है। तो क्वेश्चन वही कहता है कि इसको हम लोग संधारित्र को संयोजित करके सुधार देंगे, आगे कर देंगे। जो पीछे चल रहा था करंट उसको हम सुधार देंगे, किससे लगा के, संधारित्र लगा के। तो कहा कैसे संधारित्र लगा करके सुधारिएगा आप, इसके सीरीज में लगा के सुधारिएगा कि समानांतर में लगा के सुधारिएगा। कहा कि नहीं, जनरली सामान्यतः किसमें लगा करके हम लोग सुधारते हैं जी, समांतर में। यदि हम कैपेसिटर लगा देंगे इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा जी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इंडक्टर पीछे कर रहा था और कैपेसिटर आगे करेगा बॉयफ्रेंड को। तो यदि कैपेसिटर का वैल्यू आगे हो जाएगा तो क्या कर देगा, बॉयफ्रेंड को आगे कर देगा। ये आपको हम बताए भी हैं कि यदि एक्सएल हो और एक्सी हो तो किसके आधार पे आगे पीछे बताएंगे, यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, यही बड़ा है, पीछे करने, बॉयफ्रेंड को पीछे करने वाला ही बड़ा है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी पीछे ही वाला ही होगा। तो क्या हो जाएगा, लैगिंग, पीछे। और यदि बॉयफ्रेंड को आगे करने वाला यदि बड़ा रहे तो क्या होगा, बॉयफ्रेंड आगे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। तो ये लीडिंग हो जाएगा आंसर।
वही चीज यहां पे कह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसी परिपथ का शक्ति गुना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया सकता है, जस्ट आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया है क्या, cos फाई बराबर क्या भाई, आर बाई जेड, बिल्कुल सही है। अब बताइए जेड बराबर ही जस्ट आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े भाई, जेड बराबर आर बट्टे में जेड का मान क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। देखिए तो ऑप्शन ए सही है, आर बट्टे में जेड, ये क्या है पता है, आर बट्टे में जेड है, अरे ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो ये भी सही है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, cos फाई, वास्तविक शक्ति बट्टे में आभासी शक्ति, अभी जस्ट पढ़े हैं ना जी, वास्तविक शक्ति यानी P बट्टे में क्या जी, अपरेंट A, P बाई A, अपरेंट पावर इसी को ना बोले थे जी, P बट्टे में VI, अब P बराबर होता क्या है, VI cos फाई, पुट कर देंगे। यानी कहने का मतलब तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से किसी से भी, इसमें से किसी से भी जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर का देखें फार्मूला, इसमें और इस ए और सी ऑप्शन में कोई अंतर नहीं है, केवल इस जेड के मान को यहाँ पुट कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हुआ जी, 42। किसी शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर, ए आ गया ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुद्ध प्रतिरोध में एक साथ साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में क्या जी, साथ साथ, तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर क्या था जी, इकाई होता है, यूनिटी होता है, क्या था जी, यूनिटी होता है, इकाई होता है। कारण क्योंकि इसमें फाई शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में फाई बराबर याद रखना 0 डिग्री, फेज डिफरेंस ना आगे ना पीछे, अरे शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ हाथ जोड़ के चलता है, ना आगे ना पीछे, दोनों के बीच अंतर कितना, 0 डिग्री, तो फेज डिफरेंस 0, तो पावर फैक्टर बराबर बताओ होता क्या है फॉर्मूला जी, P डॉट एफ बराबर क्या, cos फाई, पावर फैक्टर, तो cos कितना 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या, इकाई यूनिटी, एक। राइट आंसर किसमें है, ए में, बता चुके हैं इसे बहुत अच्छे से। किसी ऐसी सिंगल फेज में पावर फैक्टर, लो आ गया, अभी जस्ट पढ़े हैं, कौन है जी, जेड बाई आर, ये गलत हो गया, 1 बाई, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन ए cos फाई इज इक्वल टू, अरे फाई की जगह पर थीटा दिया है, उससे मतलब ना है, नाम चेंज कर दिया इस बार, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, आर बाई जेड, ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो बार बार आ चुका है, केवल नाम चेंज करके फॉर्मूला पूछ दिया। पावर फैक्टर डॉट डॉट के अनुपात को परिभाषित होती है, जस्ट अभी पावर फैक्टर पढ़े हैं, चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या है। cos थीटा बराबर वास्तविक पावर बट्टे में आभासी पावर, ये बात सही है, आभासी पावर ये उल्टा हो गया, गलत हो गया, आभासी पावर ऊपर में, ये भी उल्टा हो गया, गलत हो गया, वास्तविक पावर ऊपर में सही है, ये रिएक्टिव पावर दे दिया, ये क्यूआर दे दिया है, जो कि गलत। एक के आंसर क्या सही है जी, ए, जस्ट हम लोग पढ़े हैं वास्तविक पावर बट्टे में आभासी पावर, पढ़े ना जी, वास्तविक शक्ति, अरे पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब क्या जी, शक्ति, बना चुके हैं अच्छे से, इसलिए आप तेजी में समझ में आएगा। कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवीयता, ध्रुवीयता मतलब पोलरिटी, पोलरिटी को अचर रूप से बदलता है, अब अचर रूप से क्या करता है जी, बदल देता है, जो अचर था चर नहीं था, मतलब जो नियत था उसको क्या करता है जी, बदल देता है। कौन सा आपूर्ति भाई, डीसी में कुछ नहीं बदलता है, पता है, डीसी में क्या रहता है जी, अचर रहता है, कोई कुछ नहीं बदलता है, ये डीसी का है। और एसी में क्या रहते रहता है, बदलते रहता है, एसी में प्लस माइनस, किसमें, एसी में, खोजो, डीसी आपूर्ति गलत है, डायनमो छोड़ दो, एसी आपूर्ति, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अरे डायनमो, डायनमो डीसी देता है, डायनमो डीसी देता है, बैटरी क्या देता है जी, डीसी देता है, और ये डीसी आपूर्ति खुद है, हमें ध्रुवीयता को बदलना है, तो ध्रुव, अरे ध्रुव मतलब नहीं समझा जी, ये ध्रुव प्लस ध्रुव, ये माइनस ध्रुव, तो यही पूछ रहा है किसमें ध्रुव बदलता है, एसी में ध्रुव बदलता है,
एसी आवृत्ति में ध्रुव बदलेगा। बैटरी में तो प्लस माइनस फिक्स होता है, इसमें डीसी आपूर्ति में भी प्लस माइनस फिक्स होता है, डायनेमो भी डीसी देता है, सब ऑप्शन डीसी वाला है, एक एक ऑप्शन बी एसी वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शुद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी शुद्ध ज्या तरंग, मतलब शुद्ध प्योर साइन वेव, इसका मतलब क्या जी? प्योर साइन तरंग। शुद्ध साइन तरंग यही है, के लिए त्यावर्ती धारा का औसत मान। अरे ये तो औसत का फॉर्मूला पूछ रहा है जी, एवरेज वैल्यू। औसत मान जल्दी से बताओ। अरे बाबा रे बाबा, 2 Vm/π। फुल वेव तरंग का औसत मान क्या था जी? 2 Vm/π मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ करंट रहता तो करंट लिखते, वोल्टेज है तो वोल्टेज लिखेंगे, कुछ भी लिख दें, लेकिन अधिकतम वैल्यू होगा तो कितना होता है? 0.636 या 7 होता है जी, 636 Vm। धारा है तो धारा लिखो। तो धारा के अधिकतम मान 0.636 किस में है जी? अधिकतम मान बी में है। ये फॉर्मूला होता है। हाफ वेव के लिए क्या होता है जी? हाफ वेव ये है फुल तरंग के लिए, पूर्ण तरंग, पूर्ण। हाफ के लिए, अर्ध के लिए, हाफ के लिए क्या हो जाएगा? Im/π। हाफ के लिए औसत मान, ये सब बहुत अच्छे से बता चुके हैं जी, ये सब भी नहीं आता है तो तुम्हारा समस्या है। हाफ वेव के लिए जब कुछ नहीं लिखा हो क्वेश्चन में तो फुल वेव बताए थे, फुल वेव माना जाता है। प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है जी? वी आरएमएस बराबर, बताओ तो। गधा से इतना भी याद नहीं रहता। Vm/√2 बराबर 0.707 Vm। किसमें है जी? आरएमएस, 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 आरएमएस 707, 707, 707। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। किसको डाउट नहीं होना चाहिए, इसे बहुत आसान क्वेश्चन से बना रहे हैं हम लोग। किसी प्रेरित इंडक्टर का प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब क्या होता है जी? कोई जल्दी से बताएगा? इन रिएक्टेंस हमें पूछ रहा है, प्रेरक है मतलब इंडक्टर का, यानी एक्सल बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? तो 2πfl पहले से जानते हैं, एक्सल इजकल टू 2πf, क्योंकि एक्सल इजकल टू होता है ओमेगा एल, एक्सल इजकल टू ओमेगा एल, ओमेगा इजकल टू होता है 2πf, ओमेगा इजकल टू क्या होता है जी? 2πf। पुट कर दिए। देखो एक्चुअल में यदि कभी भी पूछे ना कि एक्सल जे के साथ, तो जे के साथ देखो एक्सल इजकल टू होता है जे ओमेगा एल। क्लियर? इसका यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते ऐसे, ये हमेशा मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, तो ये क्या था जी? ओमेगा एल, ये होता है। इसका आंसर नहीं टिक किए जी, 2π एक्सल इज द राइट आंसर। और देखो होता क्या है, एक्स इजकल टू क्या होता है? 1/जे ओमेगा सी, या एक्स इजकल टू ऐसे लिखा जाता है -जे, ऐसे लिखो, एक्स इजकल टू 1/जे ओमेगा सी। ठीक है, फिर जे को ऊपर ले जाएंगे तो -जे/में ओमेगा सी, यही मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना जी, तो आ जाएगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, खत्म हो जाता सब कुछ। तो ऐसा आप लोगों को पूछता है नहीं, इसीलिए हम जे का यूज नहीं किए, नहीं तो तुम लोग कहेगा कि अरे क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 100 हर्ज पर 2 हेनरी वाले चौक क्वाइल का रिएक्टेंस क्या होगा? रिएक्टेंस देखो, चौक क्वाइल, क्वाइल का मतलब क्या हो गया जी? इंडक्टर, प्रेरक। ट्यूबलाइट में जो चौक होता है ना, वह प्रेरक होता है, इंडक्टर होता है। रिएक्टेंस मतलब प्रेरक है, तो किसका जी? एक्सेल।
में क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सएल इज कल, अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर दिया है आपका 100 हर्ट्ज और एल इंडक्टेंस हेनरी, 2 हेनरी दिया है। एक्सएल इजकल टू फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल, यही होता है 2 गुने पाई का मान 3.14, 1 4 ही रहने दीजिए, गुने 100 और बट्टे में क्या जी 2। अब गुना भाग कर लीजिएगा, 100 इसको अंदर ले आइए तो 2 गुने 2, दशमलव खत्म करेंगे तो 314 गुना है 314, और 314 को यानी 4 गुने 314 गुना करेगा तो 4 तिया 1200, तो 1200 के लगभग में ऑप्शन एक को है 1256, कितना आ जाएगा जी 1256 ओम। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया था, 100 हर्ज है, 2 हेनरी है, चौक क्वाइल का रिएक्टेंस पूछ रहा है। चौक क्वाइल का मतलब इंडक्टर होता है, चौक क्वाइल, चौक क्वाइल पहले वाले जो ट्यूबलाइट होता था ना उसमें भारी वाला चौक होता था, वो इसमें क्वाइल लपेटा हुआ रहता था। तो क्वाइल लपेटा का मतलब है ऐसा, ये ऐसा आपका क्वाइल लपेटा हुआ रहता था उसमें, तो ये क्वाइल एक प्रकार का इंडक्टर है, इसलिए एक्सल वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। इंडक्टर में एक्सल, कैपेसिटर रहता है तो एक्सी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट, एसी परिपथ के धारकीय प्रतिघात, हाँ देखो इस बार दे दिया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। धारकीय प्रतिघात मतलब क्या जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जानते होंगे फॉर्मूला बहुत आसान से, जस्ट अभी बताया ना जी, एक्स इक्वल टू क्या, देखो ऐसे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, ऐसे करके हम बार बार लिखते नहीं है, ठीक है, और बुक में भी नहीं लिखा रहता है, वो समझ जाओ मैग्नीट्यूड लिखा है। एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा c, यानी 1/2 पाई एफ सी, किस ऑप्शन में है जी 1/2 पाई एफ सी, सी इज द राइट आंसर। 2 पाई एफ सी ओम होता है यूनिट, एक्सी का यूनिट हो एक्सएल का यूनिट हो, सब एक प्रकार का प्रतिरोध है, इसका यूनिट क्या होता है जी ओम होता है। तो चलिए आज रहने देते हैं यही 50 क्वेश्चन ही, कितना 20 ही क्वेश्चन हो पाया ना जी, तो 20 क्वेश्चन ही यदि आप समझ के बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, 20 क्वेश्चन से और आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, आपको वास्तविकता में लगता है कि नहीं ये कंटेंट सही है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक भेजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग इलेक्ट्रो यानी मैग्नेटिज्म में स्टार्ट करेंगे, चुंबक, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर होगा, मशीन में घुस जाएंगे, और जो जो छोटा छोटा टॉपिक है ना जो रटने वाला है वो सबको हम लोग फिर बाद में देखेंगे, जो समझने वाला है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो सारे देखेंगे, ठीक है। तो आगे क्लास से आपका ये 20 क्वेश्चन है, कभी 30 हो जाएगा, यानी संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे ये क्लास बढ़ेगी ना वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी, आपको लगेगा भी कि नहीं ये सब हो गया है, इसको अच्छे से डिटेल से जान चुके हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन जरूर बनाइए, पढ़िए कहीं से, समझिए यहीं से, ठीक है। क्या करें जी, कभी कभी बोलना पड़ जाता है, आप लोगों को ये पसंद आता है थोड़ा सा। चलिए थैंक्स, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में, धन्यवाद।